हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज में आज का जो टॉपिक्स होने वाला है वो है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम दक्षिणी अमेरिका को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है, आपको नोट्स अवेलेबल कहाँ पर होंगे, तो नोट्स आपको टेलीग्राम जो है वो है स्टडी आई एस देवासी। आप जाके वहाँ सर्च करना स्टडी आई एस देवासी पे, जाके आपको एक दो दिन के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपको कि ये नोट्स को अगर समझना है ना, तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखें। ठीक है, शुरुआत से एंड तक देखें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको इसको नोट्स को अगर समझने में थोड़ी सी अगर मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको टफ लग रहा है ना, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, और वीडियो को अगर बीच में लेते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे मैपिंग सीरीज देते हैं जिससे जूम करके देखते हैं, तो उससे आपको कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको नोट्स बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। चलते हैं, हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका जो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको मतलब कहाँ पर दर्शाया गया है, ये आपको सबसे पहले देखना है। तो हम ये देख सकते हैं, जैसे ये वाला गोल चक्कर कर रखा आपको दिख रहा होगा। इस आज के जो सेशन में जो ये गोल चक्कर दिख रहा है ना, इस वाले सेशन को आज हम दक्षिणी अमेरिका है ये वाला पोर्शन, तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बहुत सारे देश हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। नदियां हैं, पठार है, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, जो यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो अफ्रीका पढ़ेंगे। पहले आज के जो सेशन है वो है दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे पहले जाते हैं दक्षिणी अमेरिका के आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं। दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो बात बताना मैं भूल गया, अगर आप कहीं भी वर्ल्ड मैप में या फिर कोई भी कंट्री देख रहे हो, तो आपको यही देखना, जो ये ऊपर वाला भाग है ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा। यही सेम कंडीशन अगर मैं अफ्रीका में देखूं तो वो भी ऐसे ही होगा, देख सकते हैं। जैसे ये अफ्रीका है, ठीक है, अब अफ्रीका में जैसे ये नॉर्थ वाला एरिया होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, तो ईस्ट होगा। ये आपको हर मैप में देखना है, आप भले कहीं भी हो। ठीक है, अब जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो नॉर्थ वाला भाग है ये नॉर्थ होगा, और ये वाला क्षेत्र है ये साउथ होगा, और ये वेस्ट होगा, और ये ईस्ट होगा। ये आपको देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नदियाँ हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नोट्स में आपको इस स्लाइड के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हैं तो वो है, हम देश को रीड कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका के जो जो देश हैं उनको अच्छे से हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ वाले इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा होगा वेनेजुएला, तो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की राजधानी है वो है कराकस। क्या है? कराकस। और इसके इम्पोर्टेंट एक और झील है, वो हम नीचे स्लाइड में के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये गोला करके, ये है जिसका नाम है माराकाइबो। माराकाइबो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये पेट्रोलियम के लिए है, सबसे फेमस है पेट्रोलियम। किसके लिए? पेट्रोलियम। तो आप इस तरीके से राजधानी को याद रख सकते हो। वेनेजुएला में पेट्रोलियम का बहुत ही कसाकस है, यानी कसाकस आप समझ सकते हो, कसाकस है नहीं, कराकस, ये इसकी कैपिटल है। ये आपको देखना है। ठीक है, और ये ऊपर वाला वेनेजुएला के ऊपर का जो क्षेत्र है वो है कैरिबियन सागर, जो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था। जैसे पनामा क्षेत्र, निकारागुआ है, ये वाला क्षेत्र पढ़ा था। जैसे मैं आपको ये वाला दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पनामा है। अगर नॉर्थ अमेरिका, अगर किसी के जो पनामा से नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री किसी के साथ दक्षिणी अमेरिका कंट्री के साथ टच हो रहा है, वो है कोलंबिया। ठीक है, ना कि वेनेजुएला है। ये आपको देखना, जैसे कोलंबिया का ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये आपको देखना है। कोलंबिया की राजधानी है, उसका नाम है बोगोटो। क्या है? या बोगोटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कोलंबिया के लिए, और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आईआर में है, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये कोलंबिया से, यहाँ से पनामा से होके कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, होंडुरास, इस क्षेत्र से जो अवैध रूप से यहाँ से जो पंजाब और हरियाणा के लोग जो यहाँ से प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है डंकी रूट। क्या है? डंकी रूट के नाम से जाना जाता है। जो डंकी एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की अभी, वो भी आप देख सकते हो, डंकी रूट। ठीक है, कि यहाँ जैसे आप देखोगे पनामा क्षेत्र है, यहाँ कोलंबिया के क्षेत्र, यहाँ दलदली पहाड़ी, पर्वत श्रृंखलाएं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगी छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डंकी रूट। अगर आपसे यहाँ से पूछ ले तो डंकी रूट वाला क्षेत्र है वो आपको देख रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका से, कोलंबिया से होते हुए, पनामा से, मैक्सिको सिटी से होते हुए आपको नॉर्थ अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, जो हरियाणा और पंजाब के लोग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, पहले साउथ अमेरिका में आते हैं, फिर वो नॉर्थ अमेरिका में प्रवेश करने की, अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे वेनेजुएला की जो आसपास कंट्री है वो है गुयाना, ये आप देख सकते हो, फिर है कोलंबिया, फिर है ब्राज़ील। ब्राज़ील लगभग दक्षिणी अमेरिका जो कंट्री है, लगभग उसमें से दो देशों को छोड़ के सबके साथ कनेक्ट होता है, यानी सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इक्वेडोर और चिली को छोड़ के सबके साथ ये ब्राज़ील कनेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इक्वेडोर
यानी इक्वेडोर को मैं आपको बता देता हूँ जूम करके थोड़ा सा। इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी क्या है, मैं आपको याद करवाने के लिए ये बता सकता हूँ, जो ये क और वो है ना, इसको बाहर निकाल दो, यानी क्वेटो। इक्वेडोर की क्या राजधानी है, क्वेटो, ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके इक्वेडोर का जो फेमस है द्वीप है गैलापागोस, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम नीचे स्लाइड के माध्यम से। मैं आपको पहले थोड़ा सा कंट्री का परिचय करवा देता हूँ, ठीक है। पेरू, पेरू आप देख सकते हो, पेरू, सॉरी क्या है, पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू छोटा वर्ड है, लीमा भी छोटा वर्ड है। ऐसे छोटा वर्ड एक छोटी और कंट्री है चिल्ली, तो चिल्ली का आपको याद रखना है सैंटियागो। क्या है, सैंटियागो। चलो उसके बाद फिर नीचे की साइड में स्लाइड में चले जाते हैं एक बार, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, आप लोगों ने अगर फुटबॉल अगर आप देखते हो तो शायद आप लोगों को पता होगी, क्या है, ब्यूनस आयरेस, ठीक है, ब्यूनस आयरेस। फिर आती है, फिर अगर उरुग्वे, मैं आपको थोड़ा सा फिर ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। हमने वेनेजुएला पढ़ लिया, कोलंबिया पढ़ लिया है, फिर देखते हैं गुआना। गुआना की राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। क्या है, जॉर्ज टाउन। एक और है फ्रेंच गुआना, ठीक है, बीच में आता है सूरीनाम देश आता है, और एक गुआना और फ्रेंच गुआना ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते, ये ध्यान रखना। बीच में कौन आ जाता है, सूरीनाम, ठीक है। सूरीनाम की राजधानी क्या है, सर आपका नाम क्या है, इस तरीके से क्या, या मतलब नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सूरीनाम। इस तरीके से सूरीनाम का क्या नाम है, आपको ये माइंड से रखना है, सूरीनाम का क्या नाम हो सकता है, परा मारिबो। क्या है, परा मारिबो, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंच गुआना और गुआना दोनों बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसके बीच में आता है, वो आता है सूरीनाम, और फ्रेंच गुआना की राजधानी है केएन। यहाँ पर एक और क्षेत्र है जो गुआना का, फ्रेंच गुआना का, उसका नाम है कोरू, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, सॉरी 2006 में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कोरू का, वो हम नीचे जिक्र करेंगे। कोरू है, ये सैटेलाइट लॉन्च करने का एक स्टेशन है, आप देख सकते हो कोरू, ठीक है, ये कहाँ है, फ्रेंच गुआना में। अब एक छोटे से और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला क्षेत्र है ना, ये आपको मैंने दर्शा रखा है, ये है अभी आपने सुना होगा बाराबाडोस, जो कैरिबियन, ये बाराबाडोस द्वीप है जो कैरिबियन सागर के आसपास इधर आता है, वेस्ट इंडीज का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, T20 वर्ल्ड 2024 कप, 24 वर्ल्ड कप, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। IR से आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यूज़ में, ठीक है, जो जैसा ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम बाराडोस में जाके झंडा गाड़ेंगे, तो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब आता है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील लगभग आपको सब देशों के साथ कनेक्ट करता है, सिर्फ एक इक्वेडोर को छोड़ के, एक चिल्ली को छोड़ के, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेडोर और चिल्ली को छोड़ के ब्राज़ील सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील की मैं आपको राजधानी बताता हूँ, वो है, ब्राज़ील से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी ब्रासीलिया, ठीक है। क्या है, ब्रासीलिया, ठीक है, क्या है, ब्रासीलिया। अब नेक्स्ट है वो है, अगर आप देखते हैं तो ये बीच में आता है बोलीविया और पेरू। बोलीविया और प्रागवे, सॉरी बोलीविया और प्रागवे, ये दोनों स्थलरूप देश है। स्थलरूप का मतलब है ये स्थल है, यहाँ इसके आसपास कोई सीधा किसी सागर से कनेक्ट नहीं है। अगर आप देखोगे जैसे ये वाला क्षेत्र है, देखो ये किसी सागर से कनेक्ट नहीं है, मतलब ठीक है, महासागर से किसी से ये दोनों कंट्री कनेक्ट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बोलीविया और प्रागवे है वो स्थलरूप देश है, सिर्फ दक्षिण अमेरिका के दो देश है जो स्थलरूप है, दूसरे सब सागर के साथ कनेक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, बोलीविया की राजधानी है वो है लापाज, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। एक दक्षिणी अमेरिका में आप चीज़ देखोगे, सबसे ऊंची जो चीज़ें है ना, जैसे सबसे ऊंची पठार है, सबसे ऊंचा मरुस्थल है, या फिर सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे ऊंची झील है, वो आपको सब दक्षिणी अमेरिका में मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो पठार है ना, उनकी जो मतलब हाइट है वो सबसे ऊंची है, मतलब बहुत सारी ऊंचा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज, ठीक है। और फिर आता है प्रागवे। प्रागवे की राजधानी आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, अब एक प्रागवे एक उरुग्वे है, ठीक है, आपको याद रखना। और प्रागवे और उरुग्वे भी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, यानी जो सेम वर्ल्ड के आसपास है ना, वो दोनों बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। एक मैंने आपको गुआना और फ्रांस गुआना बताया था, ये भी बाउंड्री शेयर नहीं करते, यानी बाउंड्री इन दोनों की टच में नहीं है। बीच में कौन आ जाता है, सूरीनाम। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रागवे है, फिर यहाँ अर्जेंटीना आ जाता है, ये आप देखना अर्जेंटीना आ जाता है, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना के टच में है उरुग्वे, बट ये प्रागवे की टच में नहीं है, यानी प्रागवे और उरुग्वे दोनों आपस में टच में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रागवे की राजधानी है वो है असुनसियन, ये थोड़ी सी टफ है, एक ही है जो असुनसियन, यानी
ये पराग्वे है, ये अनुशासन नहीं करता है, नहीं असोसिएशन है, या अनुशासनहीनता है, या इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आता है वो है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। क्या है? मांटेवीडियो। आपको ये याद रखना, मांटेवीडियो एक मोंटे सेंटिया समन यहाँ पर ये आपको मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना है, खाड़ी मिलेगी, आपको याद रखना है मोंटेवीडियो, ठीक है। क्या है? मोंटेवीडियो है उरुग्वे की राजधानी। ये मैंने मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है। नीचे एक द्वीप है, वो है फॉकलैंड द्वीप, जो ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, बट क्लेम कौन करता है? कि अर्जेंटीना बोलता है कि हमारा है, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आसपास इनका ही है, ठीक है, इनकी लोकेशन में, पर जो अभी अधिकार है वो है ब्रिटेन का। अब मैंने शायद आपको मैपिंग में सब कुछ क्लियर करवा दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया है। इक्वेडर को आसपास एक और द्वीप आपको मिलेगा, वो हम नीचे स्लाइड में पढ़ेंगे, गेलापेगोस, ठीक है, गेलापेगोस द्वीप है। ये यूपीसी जियो साइंटिस्ट या सीडीएस में 2024 में क्वेश्चन भी आया था कि ये गेलापेगोस ये कौन से देश में के अंतर्गत है, तो आपको पेरू नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? इक्वेडर के अंतर्गत आता है। दूसरा है ये प्रशांत महासागर के अंडर में, मतलब प्रशांत महासागर में है, ये आपको ध्यान रखना है। शायद अब मैं मैपिंग सीरीज में आपको देश का थोड़ा सा मैंने आपको जो ऊपर से हो सकता है इनकी जो कंट्रियाँ थी वो आपको मैंने बताने की कोशिश करी। अब चलते हैं दक्षिणी अमेरिका का, वो है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। हम पर्वत श्रृंखला है वो आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका के लगभग 14 देश है, उसमें से 7 देशों को ये 7 देशों में ये लंबी श्रृंखलाएं फैली हुई है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसके ऊपर जिक्र करते हैं, जैसे हमने वर्ल्ड मैपिंग में अपन पढ़ा था, जैसे ये ऊपर वाला ये क्षेत्र है वेनेजुला, ये कोलंबिया, ये वाला इक्वेडोर, ये वाला पेरू, ये बोलिविया, ये है ये चिली है, ये है अर्जेंटीना, ठीक है। ये वाला इतना लगभग ये 7 कंट्री है, ये इस देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा ये मैपिंग में। जैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये दिखा सकता हूँ लाइन खींच के, ये वाला ही ये एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं है, ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में एक और बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने वीडियो देखा है तो। नॉर्थ अमेरिका का जो मैंने बताया था वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं थी, ठीक है। उसका नाम नॉर्थ अमेरिका, आपको बताना नॉर्थ अमेरिका में थी, आपको पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको एक बार जरूर बता देना अगर आपने वीडियो सही ढंग से देखा है तो, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो 7200 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है एकांगुआ। यानी ये 7 देश है, ये बहुत ही एकांत में है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एंडीज बहुत ही एकांत में है। क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो एक साइड में है, यानी एक साइड में आप देख सकते हो, ये एक साइड में है, यानी एकांत में, इस तरीके से आपको याद रख सकते हो एकांगुआ। इसमें थोड़ा सा टफ रह सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद कराने के लिए मैंने बता दिया था, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है एकांगुआ, ठीक है, सॉरी। अब हम देखते हैं इसके देश हैं वो 7 देशों मैंने बता दी है, जैसे ये वेनेजुला है, फिर आता है कोलंबिया, फिर इक्वेडोर, फिर बोलिविया, फिर पेरू, फिर चिली, फिर अर्जेंटीना। अगर आप देखो तो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील इसके टच में नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ एक चोटियाँ भी हैं जो ज्वालामुख चोटियाँ हैं, जो एक्टिव है ज्वालामुख चोटियाँ, इसमें भी देखो, आप देखोगे तो ये कोटोपैक्सी है, ये इक्वेडोर में है, ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ऊंची, जैसे सबसे ऊंची राजधानी भी इधर है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी भी इधर है, ठीक है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। ये है कोटोपैक्सी, ये अगर आप देख सकते हो, ये इक्वेडोर का क्या है? कोटोपैक्सी। ये कहाँ पर है? इक्वेडोर में है, सक्रिय एक्टिव जो वोल्वो, ठीक है, वोल में, सॉरी। अब आता है सिपारांजो, यानी सिबारांजो, और फिर किपियापो। किपियापो थोड़ा जापानी वर्ड है, ऐसे इस तरीके से आपको थोड़ा सा देख लेना है। किपियापो ये आपको देखना है, ठीक है। किपियापो, सिबारांजो, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर, जो सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। इस श्रेणी से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल होता है, वो भी हम नीचे जिक्र करेंगे। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जो एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं है ना, इसके जो पूर्वी साइड वाला जो भाग है ना, ये आप देख सकते हो, पूर्वी साइड वाला भाग है, इस क्षेत्र में जो वन है ना उसको बोला जाता है मोटाना, यानी मोटाना, यानी पूर्वी वाला, यानी पश्चिमी साइड में ये तो तटवर्ती क्षेत्र हो गया, यहाँ क्योंकि प्रशांत महासागर आ जाएगा इस साइड में, आपको पूर्वी साइड में देखना है, उसको क्या बोला जाता है? मोटाना, ठीक है, मोटाना वन बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हो, इस श्रेणी की पूर्वी ढाल पे पाए जाने वाले को मोटाना वन कहते हैं, ठीक है। अब आई थिंक, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, इसको और कोई पर्वत श्रृंखला आपको रीड नहीं करनी है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो यही थी, एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं, जो 7 देशों में विस्तृत है,
और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम था, क्या नाम था? एकांगुआ, ठीक है, यानी एकांत में है, एंडीज एकांत में है तो एकांगुआ आपको याद रख सकते हो। एकांत यानी ए से एंडीज, ए से एकांत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और आपको इसकी 3 प्रमुख जो ज्वालामुखी चोटियां हैं वो आपको याद रख सकते हो, कोटोपेक्सी, सिबारांजो और किपियापो, ठीक है। और सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में है, कोटोपेक्सी के नाम से। और इसके इस श्रेणी की जो अगर देखा जाए तो पूर्वी ढाल में आपको क्या कौन से वन के नाम से मिलेगा? मोंटाना वन, ठीक है। ये हो गया आपका पर्वत श्रृंखला है वो आपका दक्षिणी अमेरिका का कवर हो गया है। अब पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका की पठार। तो अगर आपको मैं मैपिंग सीरीज में बताऊं तो ये आप देख सकते हो, आपको अब मैपिंग सीरीज में आपको आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है देश के बारे में शायद पता होगा, ठीक है। मैंने सबसे ऊपर आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ाया होगा। जैसे ये वाला देख सकते हो, ये है गुयाना का पठार, यानी ये दक्षिणी अमेरिका का जो नॉर्थ वाला भाग है ये आप देख सकते हो गुयाना का पठार, यानी ये जैसे ये गुयाना क्षेत्र है, ठीक है, ये सूरीनाम है, ये फ्रेंच गुयाना है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये कोलंबिया है, सॉरी ये वेनेजुला है, ठीक है। और ये वाला फ्रेंच गुयाना है, ये आपको देखना है। मैं आपको एक बार और जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ये वेनेजुला वाला क्षेत्र है, ये गुयाना, ये सूरीनाम, ये फ्रेंच गुयाना, ठीक है। और कुछ ब्राज़ील का भी भाग है। तो वहाँ पर आपको नॉर्थ वाला जो उच्च भूमि मिलेगी वो है गुयाना के पठार से, आप मैपिंग में देख सकते हो। ये वाला क्षेत्र है, ये गुयाना का पठार है। उसके बाद आता है ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार लगभग आधा, जो ये ब्राज़ील देश है ना उसके लगभग आधे क्षेत्र में ये ब्राज़ील की पठार विस्तृत है। और उसकी ब्राज़ील के पठार का एक भाग है जिसका नाम है माटो ग्रासो। क्या है? माटो ग्रेसो, ये भी आपको याद रखना है। ये ब्राज़ील का पठार का ही भाग है, एक छोटा सा भाग है, ये आप देख सकते हो, गोल छोटा सा गोल में ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है बोलीविया। अब जैसे ये आप देखोगे बोलीविया है जो पठार है वो पेरू और बोलीविया की दोनों की, मतलब आप देख सकते हो ये दोनों को बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ये मैंने बोलीविया पढ़ाया था, ये कोलंबिया, ये इक्वेडोर और ये पेरू, ये चिली और ये अर्जेंटीना, ये पराग्वे, ये उरुग्वे। यानी शायद मैं आपको और बार बार रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये बोलीविया का पठार है। और उसके बाद जो साउथ में सबसे नीचे आता है वो है पेटागोनिया का पठार। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ये भी शुष्क है, शुष्क मरुस्थल है, इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग पठार है। अब इस पठार को थोड़ा सा एक बार विस्तृत से जानकारी इसको ऊपर ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी मैपिंग में बताता हूँ। जैसे ये वाला उच्च भूमि है, ये गुयाना का क्षेत्र है। ये अगर आप देखोगे तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील की जो ये वाला रंग कलर दिख रहा है ये है माटे ग्रोसो। क्या है? माटे ग्रोसो का पठार, ठीक है। और ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है बोलीविया का पठार। और साउथ में आपको मिलेगा वो है पेटागोनिया, पेटागोनिया का पठार जो अर्जेंटीना में है, ठीक है। ये आपके पठार है। अब इस पठार को थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं। अब गुयाना का पठार आपको पता होगा, इसकी मैपिंग भी पता होगी, जो ये उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। ये पुराना भूभाग है, ये सिल्ट का एक एग्जाम्पल है, ये आपको देख सकते हो गुयाना भाग, ठीक है। यहाँ पर खनिज संपदा भी है, बॉक्साइड है, सोना है, हीरा मिलता है। अगर आप देखो, अगर कोई पठार पुराना है तो ऑब्वियसली उसमें खनिज संपदा होगी, यानी खनिज भी मिलेगा। इस पठारी क्षेत्र में सबसे जो इम्पोर्टेंट है गुयाना पठार का वो यही है। इस पठारी क्षेत्र में ओरिनिको नदी और उसकी सहायक नदी कोरी और नदियाँ जलप्रपात बनाती है, जो विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपको इसमें मैं आपको बार बार बताऊंगा, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचे जो पठार है, जलप्रपात है, वो सब दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे, क्योंकि इनके अगर आप पठार देखते हो ना तो बहुत ही बड़े बड़े पठार है, ठीक है। अगर आप भारत की तुलना से अगर देखते हो ना तो इससे बहुत 10 गुना बड़े बड़े पठार है, ठीक है। ये आपको देखने हैं। इस पठार क्षेत्र में एक ओरिनिको रिवर निकलती है जो वेनेजुला से निकलती है, ये भी जिक्र करने की, वेनेजुला से जाती है, जो मैं इसको मैपिंग सीरीज में बताऊंगा, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी एक सहायक नदी है जो कोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर उस पर एक जलप्रपात बनाती है, एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जब लगभग 979 मीटर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है, अगर कोरी अगर आपको लोकेशन में अगर नहीं दे तो ओरिनिको नदी है वो उसका एंजिल जलप्रपात किस पे हो जाएगा? ओरिनिको नदी पे हो जाएगा। यानी इसके अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है, या तो कोरी होगा, अगर कोरी नहीं है तो आपको ओरिनिको रिवर में ऑप्शन में जरूर दिखेगा, ठीक है। ये गुयाना का पठार है, आप देख सकते हो लोकेशन में मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये वाला गुयाना का पठार है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ये वाला क्षेत्र, ये ब्राज़ील का पठार, ठीक है। ये आप देख सकते हो ब्राज़ील का लगभग आधे क्षेत्र में है, यानी ये जैसे ब्राज़ील का ये बाउंड्री शेयर करता है, ये आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो इसके आधे वाला भाग में ब्राज़ील का पठार विस्तृत है। और इसी में एक मोटे ग्रासो का पठार है, वो इसी का भाग है, यानी इसी का, जैसे आप ब्राज़ील के पठार का ही भाग है।
और इसमें से भी कुछ नदियाँ निकलती है, प्राना और साउ फ्रांसिस्को, प्राना और साउ फ्रांसिस्को नदी निकलती है, ठीक है। आपको देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका भी देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में 99 में ये क्वेश्चन भी आया था। यहाँ पर ये देख सकते हो, ऑप्शन भी देख सकते हो आपको, जैसे ये 1 नंबर देख रखा है, ये है 1 नंबर, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। 2 नंबर है, ये मैं अभी आपको मैंने बता रहा हूँ, ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, यानी ब्राज़ील शिल्ड। फिर 3rd नंबर है ये गुआना, यानी गुआना उच्च भूमि या गुआना पठार। फिर 4th नंबर है ये अमेजन बेसिन, ये बीच वाला है, वो भी हम मैदान वाली जो स्लाइड में पढ़ेंगे उसमें पर जिक्र कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, क्या पता इस तरीके से मैपिंग में अभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तो नहीं आ रहे, बट इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि गुआना का पठार के बारे में इसकी विशेषता पूछ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ब्राज़ील के पठार में क्या है, ब्राज़ील के पठार का ये माटो ग्रासा है, ये इसी का भाग है। इस पठार से नदियाँ निकलती है जो प्राना और साउ फ्रांसिस्को, उन्होंने नीचे स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है वो है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार आप देख सकते हो, ये वाला अगर आपको दिखेगा, यहाँ पर मैंने आपको जिक्र कराया था बोलिविया, ये अंत पर्वतीय पठार है, ये शुष्क क्षेत्र है। अगर आप देखोगे शुष्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है, तो इसकी वृष्टि छाया पर स्थित होने के कारण, ठीक है। इस पठार पे मीठे पानी की झील है जिसे टिटिका का झील कहते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिटिका का झील जो पेरू और बोलिविया की सीमा क्षेत्र पे स्थित है, यानी दोनों देशों के अंतर्गत आती है, एक देश में नहीं है। तो आपको बीपी से याद रखना है, बी से बोलिविया, पी से पेरू, इस तरीके से। यानी टिटिका का झील में अगर अपन नहाते हैं तो क्या हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है, क्योंकि वो सबसे ऊंची झील है, ये भी देना, विश्व की सबसे ऊंची झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी है, नौकायन झील, वो है टिटिका का झील। और बोलिविया की राजधानी जो लापाज है, वो बोलिविया के पठार पे स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। यानी आपको ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ऊंची जो चीज़ें मिलेगी ना, वो आपको साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलेगी। अब आपको शायद इस मैपिंग में पता होगा, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। बोलिविया झील में, बोलिविया का पठार है, उस पर आपको कौन सी एक लेक मिल रही है, वो है टिटिका का झील, ठीक है। और ये कौन से 2 देशों में है, पेरू और बोलिविया, वो नीचे और हम झील में पढ़ेंगे। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बोलिविया की राजधानी जो लापाज है, वो इसी पठार पर स्थित है, यानी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक है। वो बोलिविया की राजधानी क्या है, लापाज, वो आपको मैंने पढ़ा लिया था। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी क्या है, सबसे ऊंची राजधानी वो भी लापाज है, जो बोलिविया की राजधानी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बोलिविया का, जो मैंने आपको जूम करके ये आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो बोलिविया। अब है पेटागोनिया, ये पेटागोनिया कहाँ है, अर्जेंटीना में, ये भी शुष्क है, यानी शुष्क कंडीशन है, यहाँ भी लावा की परत पाई जाती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पठार एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र पर स्थित है, इसी वजह से ये शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस पठार भी पेटागोनिया मरुस्थल है, यानी पठार के ऊपर भी मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। पेटागोनिया का मरुस्थल है वो पठार के ऊपरी मरुस्थल है, जो ठंडा मरुस्थल है, अर्जेंटीना में है पेटागोनिया का मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है पेटागोनिया। पेटागोनिया ठंडा क्यों है, अगर अपन मैपिंग सीरीज में देखते हैं तो सब इसके जो दक्षिणी वाला जो भाग है, वहाँ पर फिर अंटार्कटिका का भाग आ जाता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में अगर देखते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। ये भी हम नीचे स्लाइड में पढ़ेंगे, जल संध्या पढ़ेंगे, तब मैं अंटार्कटिका के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो शायद तक अब आप लोगों को एक बार क्लियर हो गया होगा पठार के बारे में। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये है गुआना का पठार, या गुआना उच्च भूमि बोल सकते हैं, या गुआना पठार बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है, ये है ब्राज़ील का पठार। और ये ब्राज़ील के पठार का एक और छोटा सा इसी का पार्ट है, वो है माटे ग्रेसो या ग्रोसो, ठीक है। ये वाला बोलिविया आप देख सकते हो, और ये वाला क्षेत्र है ये पेटागोनिया, ठीक है। अगर आप इसी के नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर फिर आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपको लोकेशन में देखनी है। ये मैंने आपको पठार क्लियर करवा दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है झील, दक्षिणी अमेरिका की झील है, जो हमने जो अभी ऊपर स्लाइड में पढ़ी थी, जो कंट्री पढ़ी थी वेनेजुएला, उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको देख सकते हो माराकाइबो झील, क्या है माराकाइबो झील, जो वेनेजुएला की प्रमुख झील है। मैं आपको एक बार और जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ये वेनेजुएला देश है, इसमें जो ये आप देख सकते हो, ये गोला सा, छोटा सा गोला सा दिख रहा है, ये है माराकाइबो झील, ठीक है। और उसके नॉर्थ में क्या है, कैरिबियन सागर है, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है, कैरिबियन सागर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब है ये लवणी झील है,
ठीक है, ये लवणी झील है। और ये दूसरी बात, ये कैरिबियन सागर से जुड़ी हुई है। यहाँ से प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कौन से सागर में जुड़ी हुई है, तो आपको ध्यान रखना कैरिबियन सागर, ठीक है, ना कि प्रशांत अटलांटिक। अगर हाँ ये कैरिबियन सागर नहीं हो तो आपको फिर प्रशांत की तरफ जाना है, ठीक है। फिर दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील क्या है? माराकाइबो झील है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। क्या है? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यानी दक्षिणी अमेरिका अगर झील देखोगे तो उसी के अंदर ही आपको पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं, ठीक है। तो शायद आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वो है टिटिकाका झील, जो अभी मैंने पढ़ाई थी। वो कौन से पठार पे स्थित है? बोलिविया के पठार पे स्थित है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन, ये और आ गई ऊंची, यानी विश्व की सबसे ऊंची नौकायन वो कहाँ है? टिटिकाका झील है, जो पेरू और बोलिविया की सीमा क्षेत्र पे स्थित है, यानी बीपी। आपको याद रखना है, बी से बोलिविया और पी से पेरू, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको मैपिंग में भी बता देता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो, ये बोलिविया है, ये पेरू है, और इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये टिटिकाका झील है। फिर नेक्स्ट आती है एक और झील है जिसको नाम है पोपो। ये बोलिविया में आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ बोलिविया में। ये एंडीज पर्वत की मध्य उच्च अंतर पर्वतीय पठार पर अवस्थित झील है। ये भी आप देखोगे पठार पे है, यानी यहाँ पर आपको देखोगे दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ पर लगभग आप देखोगे पठार सब बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। तो आपको यहाँ पर सब जो चीज़ें मिलेगी, झील ऊंची मिलेगी, जो राजधानी वो भी ऊंची मिलेगी आपको, ठीक है। और रिवर से इस तरीके से हम देखेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका को थोड़ा सा आपको याद करने की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैं लोकेशन में इसमें भी आपको एक बार बताता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो, जो टिटिकाका झील है उसकी नीचे की साइड बोलिविया कंट्री में है पोपो झील। क्या है? पोपो झील। ये आप देख सकते हो 3 झील है। ये आपको कारिबो झील है, वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टिटिकाका झील की जो लोकेशन है वो देख लेनी है, और फिर है पोपो झील जो बोलिविया में है, ठीक है। ये आपको लोकेशन में दिख जाएगी। अब डिस्कस करते हैं वो है दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का अगर नदियाँ देखें इस मैप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जूम करके अच्छे ढंग से, 90 क्या मैं बोल रहा हूँ, 95% सब जो दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ हैं वो अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब अटलांटिक महासागर किस साइड है? इस साइड है। अब आपको लगता हो कि प्रशांत महासागर में क्यों नहीं करता हो, तो ये बीच में एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं आती है, ये आपको पता होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं आते हैं। इसकी वजह से फिर ये वाला क्षेत्र है, ये अमेजोन बेसिन है, यहाँ से फिर बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं वो अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। पहले नंबर पे है वो है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी जो मैंने पहले भी बताया था वेनेजुएला में है, जो गुयाना पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कोरी है, कोरी नदी, जो एंजिल जलप्रपात बनाती है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपको ध्यान रखना है, 979 मीटर, ठीक है। और इसी नदी, या फिर ये आपको और बता दूं, ये लानोस घास के मैदान है, ये वेनेजुएला पे मिलेंगी, जो जहाँ से ओरिनोको नदी गुजरती है, ठीक है, लानोस, ठीक है। लानोस घास के मैदान है, जहाँ से ये कहाँ पर, कौन से कंट्री में है? वेनेजुएला। और इसके क्या है? ओरिनोको रिवर निकलती है, कौन सी? ओरिनोको रिवर निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ओरिनोको की सहायक नदी कौन सी है? कोरी नदी, जिस पे एंजिल जलप्रपात स्थित है। अब मैं आपको एक बार और थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर कोरी नदी का जिक्र बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये आप देख सकते हो ऐसे, मतलब इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये इस तरीके से निकल के ये अंटार्कटिक महासागर में गिरती है, और इसके आसपास यहाँ से फिर कोरी नदी ऐड हो जाती है, ठीक है। एक और नदी है, पर ये कोरी नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जूम करके, ठीक है। अब है नेक्स्ट है वो है अमेजोन रिवर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेजोन रिवर। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी है? अमेजोन रिवर। इसकी जो उद्गम स्थल है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला से होता है, और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। एक बार हम देख लेते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको देखना है। यानी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी है। हम थोड़ा सा जूम करके अगर देखेंगे तो इसका आपको दिख जाएगी अमेजोन नदी। जैसे ये वाला है, ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक और नदी आती है, वहाँ पे नाम है माइफो, इस तरीके से नदी आती है, फिर जाके वो अमेजोन नदी बनती है। ये आप देख सकते हो अमेजोन नदी गुजर रही है ये, और उसके बाद फिर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये अमेजोन बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ से भी बहुत सारी ऐसी नदियाँ गुजरती है, ठीक है। जिसकी अमेजोन की जो सहायक नदी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाली है निग्रो, ठीक है, ये वाली है निग्रो, आई थिंक ये है, ये हाँ ये वाली है निग्रो, और ये है मेडिरा। क्या है? मेडिरा और निग्रो, ये अमेजोन की सहायक नदी है, जो
दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निग्रो और मेडिरा ये आप देख सकते हो, ये अमेजोन वाला ये आप देख सकते हो रिवर्स निकल रही है। और ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है मैदानी भाग है, जिसको अमेजोन बेसिन बोला जाता है। क्या है? अमेजोन बेसिन बोला जाता है। ठीक है, अमेजोन वर्षा वन जो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदी मेडिरा और निग्रो, मैंने आपको बता दिया था, मेडिरा और निग्रो अमेजोन से टच होती है, फिर वो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। सेल्वास नामक वर्षा वन अमेजोन पे है। अमेजोन बेसिन पे देखोगे तो आपको सेल्वास घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, सेल्वास नामक वर्षा वन। ठीक है, और अमेजोन की एक और है जहाँ पर यहाँ से बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी मतलब ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जहाँ, जैसे एक तो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे आईआर में अगर इम्पोर्टेंट होगा तो। अमेजोन जिसको बोलते हैं पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर जूम करके देखते हैं ना, तो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा दलदली क्षेत्र है और पेड़ पौधों से भरा हुआ है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। अमेजोन की जो बेसिन बहुत सारी नदियाँ निकलती है छोटी छोटी, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है अमेजोन बेसिन, जिसको विश्व का या पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो है पराना नदी। पराना नदी का उद्गम स्थल होता है ब्राज़ील के पठार से। अगर आप जूम करके देखते हो तो ये वाला ब्राज़ील का पठार देखते हैं, तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा जूम करके और बताता हूँ। जैसे ये वाला देख सकते हो, यहाँ से निकलती है पराना रिवर। ठीक है, और ये फिर कहाँ गिरती है? यहाँ एक और है खाड़ी है रियो प्लांटा। क्या है? रियो डी प्लांटा। कहाँ है? क्या है? रियो डी प्लांटा। ये पर यहाँ पर है आपको रियो डी प्लांटा, यानी उरुग्वे जो कंट्री है उसके जस्ट नीचे मिलेगा, उरुग्वे की जस्ट नीचे मिलेगा रियो डी प्लांटा। पराग्वे कहाँ जा रही है? रियो डी प्लांटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसकी सहायक नदी है पराग्वे उरुग्वे, ये आपको ध्यान रखनी है। बट ये आपको जो मैपिंग में आपको और जूम करके मैं बताता हूँ एक बार। जैसे ये ब्राज़ील का पठार है, ब्राज़ील की पठार से निकलती हुई नदी आती है, जैसे आप देख सकते हो ब्राज़ील के पठार से नदी आती है। ये अर्जेंटीना, पेरू और उरुग्वे के तीनों के एकदम बॉर्डर की शेर पे एक बांध बना हुआ है, जिसको बोलते हैं इतापू बांध। क्या है? इतापू बांध, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन भी आया था। पराना नदी पर निर्मित इतापू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों की संयुक्त परियोजना है। तो आप ब्राज़ील और पराग्वे देख सकते हो। ये वाला जैसे ब्राज़ील है और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? पराग्वे है। ठीक है, और ये नीचे अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ABP याद रखना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, ये ब्राज़ील और पराग्वे से और उरुग्वे के बॉर्डर से निकलती हुई रियो डी प्लांटो में गिरती है। फिर नेक्स्ट आती है वो है साउ फ्रांसिस्को नदी। ये आप देख सकते हो, ये भी ब्राज़ील के पठार से निकलती है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये पूर्ण रूप से ब्राज़ील में बहती है। अगर आप ब्राज़ील का जैसे ये मैप देख सकते हो, ये वाला अगर आप इसको जूम करके थोड़ा सा देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ये यहाँ से पराना रिवर इस साइड जाती है और यहीं से फिर देखते हैं ब्राज़ील के पठार से सैन फ्रांसिस्को नदी निकलती है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये पूर्ण रूप से ब्राज़ील में ही है। अगर आप देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से ब्राज़ील देश से ही निकलती है, फिर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। ये मैंने आई थिंक नदियाँ आपको कवर करा दी है। मैं आपको एक और जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर फिर है वो है ओरिनोको रिवर, जिसकी सहायक नदी है कोरिनो। ये अमेजोन नदी है। यहाँ पर निग्रो और यहाँ से मेडिरो इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं आपको बता दूँ ये पराग्वे रिवर है जो रियो डी प्लांटो में जाके गिरती है। रियो डी प्लांटा जो उरुग्वे के नीचे क्षेत्र पे आता है। फिर यहाँ से भी निकलती है। फिर है वो साउ फ्रांसिस्को जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। लगभग सब अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है जो ओरिनोको रिवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है मैदानी क्षेत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए और प्रीलिम्स के भी लिए। ठीक है, मैंने अभी आपको लोकेशन पता होगी। जैसे ये वाला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र जो वाइट कलर का दिख रहा है, ये है पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। ये मैदान संकरे हैं। यहाँ पर तांबे के भंडार पाए जाते हैं। तांबे के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? वो है छिल्ली में। कहाँ पे पाए जाते हैं? छिल्ली में, छिल्ली देश पे, जिसका नाम है छुकिक माता एक क्षेत्र है जो कहाँ पे पड़ता है? छिल्ली में।
तांबे के भंडार पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तांबे का एक तरह से जन्मभूमि है वो है चिली देश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? चिली देश। और यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल में आपको याद रखना पेरू और चिली के बीच में है, यानी ये पेरू है ये चिली है, तो यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। और ये अब आपको इसमें कंफ्यूज रह सकते हो, जैसे टिटिकाका झील थी वो थी बीपी यानी पेरू और बोलिविया पे थी, और अटाकामा मरुस्थल है वो है पेरू और चिली, यानी दोनों छोटे छोटे वर्ड है, यानी अटाकामा मरुस्थल है वो बहुत ही छोटा है, दोनों देशों के अंतर्गत छोटे छोटे वर्ड, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, जैसे अगर आप इसको देखोगे, जैसे यहाँ पर, अब मैं एक बार इसको डिलीट मार लेता हूँ। जैसे इस पर एंडीज पर्वत की पश्चिमी साइड में अगर आप देखोगे, यानी पश्चिमी तटवर्ती मैदान, यहाँ पर तटवर्ती क्योंकि यहाँ प्रशांत महासागर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो बीच में क्षेत्र है जो कलर कर रखा है, ये वाला बीच में क्षेत्र है, ये है मध्यवर्ती मैदानी मैदान, जो सेलवास की घास के मैदान, जो अमेजोन बेसिन है आपको मिले थे, ठीक है, जहाँ से ओरोनिको रिवर निकलती थी, ये सब पूरा मैदानी इलाका है, ठीक है, जैसे प्राणा रिवर निकलती थी यहाँ से, तो ये आपको देखना है, ये मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से एंडीज पर्वत से बहुत सारी मैदानों से जो नदियों से अवसाद आते हैं, तो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र बनता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी साइड वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, आपको ये ध्यान रखना है, जिसका निर्माण ओरोनिको अमेजोन प्राणा नदियों से है, सेलवास घास के मैदान है, और सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अमेजोन बेसिन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अमेजोन रिवर भी निकलती है, जिसके अमेजोन बेसिन आसपास क्षेत्र, यहाँ फिर ओरोनिको रिवर निकलती है, यहाँ से प्राणा रिवर निकलती है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है पूर्वी उच्च प्रदेश, यानी ये पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है, पठारी क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? पठारी क्षेत्र, जो ब्राज़ील वाला, यहाँ पर फिर माटो ग्रासो पठार पड़े थे, ठीक है, तो ये मैंने आपको मैदानी क्षेत्र के आसपास जो लोकेशन आपको मैंने बता दी है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कहाँ पर दक्षिणी अमेरिका का क्या क्या क्षेत्र है और कौन कौन से क्षेत्र पे पर्वत है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। पैटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में है, मैंने आपको पहले भी जिक्र कर लिया था। एक और है जो अर्जेंटीना में है, वो है पंपाज घास के मैदान, ठीक है। अब आपको एक और मैंने पढ़ाया था लानोस, वो कहाँ है? वेनेजुला में। कहाँ है? वेनेजुला में। और पंपाज कहाँ है? पंपाज है वो है अर्जेंटीना में, ठीक है। ये भी शीतोष्ण कटिबंधनीय के मैदान है। यहाँ पर सरनों जो मृदा पाई जाती है, ये एग्रीकल्चर और पशुपालन के लिए उपयोग है। आपको यही ध्यान रखना है, पंपाज घास कहाँ है? अर्जेंटीना। पंपाज घास कहाँ है? अर्जेंटीना, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीसी अभी आई थिंक जियो साइंटिस्ट या सीडीएस में क्वेश्चन आया था 2024 में, गैलापागोस द्वीप के बारे में। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र पे स्थित है। अगर आप देखोगे यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ठीक है, वो इक्वाडोर देश से भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी गैन वनस्पति और बायोडाइवर्सिटी मतलब ये छोटा सा पार्ट है। अगर आप देखोगे ये इक्वाडोर के अंतर्गत आता है, छोटा सा एक द्वीप है, जो ये वाला क्षेत्र है इक्वाडोर के अंतर्गत आता है, गैलापागोस। इस द्वीप की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, आपको ये याद रखनी है, जो ओलिव रिडले जो नामक कछुए हैं, जो उड़ीसा के पूर्वी तटों पे यानी भारत के, वहाँ पर आपको ये पहुँचते हैं, यानी प्रवास करते हैं। यानी ये जो उड़ीसा है ना, इंडिया का जो पूर्वी साइड वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये ओलिव रिडले नामक कछुए आते हैं। वहाँ पर मतलब प्रजनन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? प्रजनन के लिए, ठीक है। गोलोपेगास द्वीप से निकलते हैं वो, कहाँ पे? सिल्का झील के आसपास आपको देखने को मिलेंगे ओलिव रिडले नामक कछुए हैं, वो आते हैं प्रवास के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। गैलापागोस कौन सी कंट्री के अंतर्गत आता है? इक्वाडोर। किसके अंतर्गत आता है? इक्वाडोर। ये वाला क्षेत्र है ये है इक्वाडोर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ये द्वीप कौन से महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्राज़ील की। मैंने कुछ चीज़ें आपको मैं बताना भूल गया था। जैसे एक में क्षेत्र है रियो डे जेनेरो है, वो भी ब्राज़ील में है, ठीक है, रियो डे जेनेरो। और कॉफ़ी के बागान है जिसको बोला जाता है फेजेंडा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फेजेंडा किसके नाम से? फेजेंडा कॉफ़ी के बागान बोला जाता है। एक सैंडोस पोर्ट है जिसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सैंडोस, वो भी मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। और फिर रियो डे जेनेरो है, वो कहाँ है? ब्राज़ील में है। जो ये एनवायरनमेंट में आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट है, रियो डे जेनेरो है ये। नेक्स्ट है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि अब नीचे स्लाइड की मैपिंग में आपको बताता हूँ। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं। मैं आपको एक बार मैप में बताता हूँ। लिथियम के भंडार है जो आपको ABC से याद रखना है, ABC। अब आपको पता होगा अर्जेंटीना कहाँ पे है? नीचे साउथ में,
बोलिविया, चिली, इन तीनों देशों के अंतर्गत लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। तो आपको ABC आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको मैपिंग में भी पता होगा, ठीक है। अब है खाड़ी, प्रायद्वीप और जल संधि। इसमें आपको मैंने गैलापागोस बता दिया है। अब इक्वेडोर, इक्वेडोर की मैंने आपको राजधानी भी इसी तरीके से बताई थी, मैं आपको बताता हूँ। इक्वेडोर, इसकी मैंने राजधानी बताई थी, ये कर वो को निकालना है क्वेटो। इसी तरीके से ये खाड़ी है इक्वेडोर के जस्ट नीचे की साइड में, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पर भी बीच में आता है कर वो, यानी गुआक्विल। क्या है? गुआक्विल की खाड़ी। गुआक्विल की खाड़ी कहाँ पे है? इक्वेडोर के दक्षिणी छोटे से पार्ट में, ठीक है, ये प्रशांत महासागर की साइड में, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अब है रियो डी प्लांटा। रियो डी प्लांटा भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे अगर हम यहाँ से प्राणा रिवर्स आती है तो यहाँ गिरती है रियो डी प्लांटा में, ठीक है। ये जैसे उरुग्वे है, क्या है? उरुग्वे के जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है वो है रियो डी प्लांटा। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले रियो डी प्लांटा आता है, फिर आता है सेंट मोन्टियास, जो उरुग्वे की राजधानी का नाम था मोंटेवीडियो। तो इससे मोंटेवीडियो से आपको याद रखना है, उरुग्वे के नीचे है, बट जस्ट नीचे नहीं है, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है, जस्ट नीचे वो है रियो डी प्लांटा क्षेत्र, ठीक है। और उसी सेंटियास की खाड़ी से नीचे एक और आती है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी। क्या है? सेंट जॉर्ज की खाड़ी। और ये मैंने आपको द्वीप बता दिया, फॉकलैंड द्वीप, जो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी अधीन है। और मैगेलन जल संधि, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए। मैगेलन जल संधि है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इसके जो बीच में है, इसको है मैगेलन जल संधि। क्या है? मैगेलन जल संधि, जो दक्षिणी अमेरिका और तिएरा डेल फ्यूगो, जैसे मैं इसको कलर कर रखा है ना, ये वाला कलर कर रखा है ना, ये कौन सा द्वीप है? तिएरा डेल फ्यूगो, तिएरा डेल फ्यूगो, यानी तिएरा डेल फ्यूगो को है दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में, ठीक है। तो आपको मैगेलन जल संधि किसको जोड़ती है? दक्षिणी अमेरिका और तिएरा डेल फ्यूगो को, इसके बीच में है मैगेलन जल संधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज ये क्या है? जैसे ये वाला अटलांटिक सागर है, तो ये जैसे आपको पता होगा बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर गर्म, यानी ये आप देख सकते हो, यहाँ पानी गर्म है, यहाँ ठंडा पानी है। इन दोनों के आपस में टकराने से बहुत सारी लंबी लंबी लहरें निकलती है पानी की। इसकी वजह से यहाँ पर जो भी समुद्री जहाज है वो प्रवेश नहीं करते हैं। आई थिंक लास्ट 150 सालों से, आई थिंक मुझे डेट नहीं है, 1940 या उसके आसपास उनको, हाँ, वहाँ पर उसके बाद भी फिर कभी यहाँ पर जो जहाज है वहाँ से इस क्षेत्र से प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में यहाँ पे एक पैसेज है, ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है, जो ठंडी और गर्म दोनों जो वाटर है वो मिलते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी ऐसे ऊपर, बहुत ही ऊपर हाई लेवल की जो क्या बोलते हैं लहरें निकालती है। उसकी वजह से आपको क्या है, यहाँ पर जहाज है वो यहाँ पर नहीं गुजरते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह इसका नाम है ड्रेक पैसेज, ये आपकी इसको लोकेशन पता होनी चाहिए। अब शायद जहाँ तक मैंने दक्षिण अमेरिका का जितना हो सके मैंने क्लियर करवा दिया है, और कोशिश ये भी करी है जितना हो सके मैंने जल्दी बताने की कोशिश करी। मेरा ये आइडिया नहीं रहता है कि मैं आपको पठार एक वीडियो में कराऊँ, फिर मैं झील एक वीडियो में कराऊँ, ये मेरा माइंडसेट नहीं रहता। मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आपको देखने को मिलेंगे जो मतलब एक एक वीडियो में उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और व्यू लेने की बाबत में वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यही था दक्षिणी अमेरिका का जो मैंने सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी थी। और मैं आपको टेलीग्राम स्टडी आईएएस देवासी जो चैनल है उस पर आपको मैं शेयर कर दूंगा। और थोड़ा अगर आप हो सके, अगर आपको सही ढंग से अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।